लो क्लास वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू कल हमने ना WTO का डिस्कशन स्टार्ट कर दिया था, चर्चा को वहीं से आगे बढ़ा रहे हैं। एक वर्ड आया था WTO में कल, मल्टीलेटरल एग्रीमेंट। मैंने करनी है इसकी बात। ये वर्ड आया था मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट। सामने देखना, सब काम धंधे छोड़ो, सामने देखो बेटा। यहां से पढ़ना शुरू करो। ये WTO के ऑब्जेक्टिव्स थे, कल भी बोला था मैंने। एक बार ढंग से पढ़ना है, यहां से पढ़ना। इट्स पर्पस, यहां तक पढ़ दो एक बार। चलिए बेटा, सामने देख रहे हैं सब। WTO के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या पढ़े आपने, इधर देखना बस, नहीं तरफ। टू एनलार्ज द प्रोडक्शन एंड ट्रेड इन सर्विसेज। कल ही बताया था बेटा, WTO की एक थीम लाइन थी, एक टैग लाइन थी, क्या थी? फ्री ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। जबकि गैट में क्या था? फ्री ट्रेड इन गुड्स। ठीक है, वो तो खैर नाम चारे का था, वो फ्री ट्रेड भी नाम चारे का ही था। ठीक है ना जी। ट्रेड इन सर्विसेज किसने स्टार्ट कराया? WTO ने स्टार्ट किया। पहला ऑब्जेक्टिव तो यही था, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज। देखो, अगर एक कंट्री के एंगल से सोचो तो एक कंट्री की सोच होती है मेरी कंट्री के रिसोर्सेज को मैं मैक्सिमम यूज करूं। पर जब आप WTO के मेंबर बन जाते हो, WTO की मेंबर कंट्री कोई एक दो नहीं है, 151 कंट्रीज मेंबर कंट्री हैं। ये गैट नहीं है जहाँ 20-25 कंट्री आप मेंबर कंट्री लेके बैठे थे। 151 कंट्री। आपका ऑब्जेक्टिव ये भी है वर्ल्ड रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज हो, एज वेल एज प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। समझ में आई तीन बातें? तीन बातें तो एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं। एक और बात भी कल मैंने बताई थी, टू प्रोवाइड ग्रेटर मार्केट एक्सेस टू ऑल द मेंबर कंट्रीज। बाबू, एक बहुत बड़ी मार्केट मिले सारी मेंबर कंट्रीज को। अब इंडिया के एंगल से सोचो, अगर इंडियन गवर्नमेंट कभी ग्लोबलाइजेशन ना करती, ना कभी WTO का मेंबर बनती, तो क्या होता बेटा? अब वो सिर्फ इंडिया के अंदर ही झांकते रह जाते। अब आपके लिए मार्केट क्या सिर्फ इंडिया है? 151 कंट्रीज है, जहाँ जाने की परमिशन आपको WTO देता है। तो आपके लिए मार्केट टेरिटरी कितनी एक्सपेंड कर गई? अब आपके लिए मार्केट टेरिटरी सिर्फ इंडिया नहीं है, 151 कंट्रीज हैं। समझ में आया चार ऑब्जेक्टिव? इसके बाद एक वर्ड आता था बेटा, बाइलेटरल ट्रेड और मल्टीलेटरल ट्रेड। बेटा बाइलेटरल ट्रेड क्या होता है? बाइलेटरल ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू कंट्रीज। जब दो कंट्री आपस में मिल बांट के बेटा किसी न किसी गुड्स में, किसी न किसी सर्विस में डील करती हैं, तो उसे आप बोल सकते हो बाइलेटरल ट्रेड। ठीक है जी। बाबू, व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीलेटरल ट्रेड? ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद मोर देन टू कंट्रीज। जब हम दो से ज्यादा कंट्री के साथ बेटा गुड्स और सर्विस का लेन देन करें, व्यापार करें, तो उसे मल्टीलेटरल बोलते हैं। अच्छा, एक बड़ी सिंपल सी बात है, बाइलेटरल ट्रेड की वजह से ना दो कंट्रीज का ना आपस में कॉपरेशन एनकरेज होता है। जैसे कि समझाने की बात बताता हूँ आपको। आपको पता है इंडिया के मोस्ट ऑफ द डिफेंस इक्विपमेंट इंडिया इंपोर्ट करता है फ्रॉम रशिया। अब रशिया वॉर की सिचुएशन में भी आया, इनडायरेक्टली इंडिया ने बहुत सपोर्ट करा है ना। तो यही होता है बेटा, अगर हम एक कंट्री के साथ बाइलेटरल ट्रेड कर रहे हैं, बड़े लंबे समय से कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बेटा हम उस कंट्री के साथ कॉपरेट भी बहुत ज्यादा कर रहे करते हैं। बट बेटा मल्टीलेटरल ट्रेड की वजह से पता है क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन इज एनकरेज। बाइलेटरल ट्रेड में क्या होता है? दो कंट्री हैं, इन दोनों का ही कॉपरेशन बढ़ता रहेगा। लेकिन हम करें बेटा, एक ही प्लेटफॉर्म पे 20 कंट्री बैठ गई और उनके बीच में गुड्स और सर्विस का लेन देन हो गया, सर उसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन इनकरेज होता है, आपस में दो कंट्री का कॉपरेशन नहीं बढ़ता। समझ में आ रही बात? ड्यू टू बाइलेटरल ट्रेड कॉपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज एनकरेज, ड्यू टू द मल्टीलेटरल ट्रेड ग्लोबलाइजेशन इज एनकरेज। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? बात समझ में आई अभी तक? छोटी छोटी सी बात मैंने बोली। तो वो टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर, शॉर्ट नोट आते हैं पेपर में। बड़ी मीन बाय टैरिफ बैरियर। टैरिफ पता है ना, वो टैक्स रेट लगाकर दूसरी कंट्रीज को रोकना अपने देश में आने से। तो बाबू इसी चीज को इंग्लिश में बोलना है। टैरिफ बैरियर मींस रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन इंपोर्ट बाय गवर्नमेंट।
इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। रेस्ट्रिक्शन ही तो लगा रहे हैं इंपोर्ट होने पर, किस फॉर्म में, टैक्स की फॉर्म में। और नॉन टैरिफ बैरियर क्या होता है, अगेन रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन इंपोर्ट बाय गवर्नमेंट इन द फॉर्म अदर देन टैक्सेस। टैक्सेस के अलावा किसी दूसरे तरीके से रेस्ट्रिक्शन लगाओ तो नॉन टैरिफ, जैसे कि हमने एग्जांपल दिया था कोटा, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन। और बेटा अगर हम टैक्स रेट से रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं तो उसको बोलते हैं टैरिफ। बताओ जी, कोई दिक्कत समझ में आए? डब्ल्यूटीओ के ऑब्जेक्टिव, बाइलेटरल मल्टीलेटरल ट्रेड, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर, पांचों बातें बिल्कुल ओके। आगे बढ़ाएं। अब वो एक आखिरी बात और लगभग चैप्टर खत्म। बस ये पैराग्राफ ना जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा पढ़ना, चाहे एक एक वर्ड पे टाइम लगा दो, बहुत अच्छा। पेपर में मस्त कम क्वेश्चन पढ़ना। The benefit of being a member of WTO for a country like India is very limited. Why? बाबू इंडिया जैसे डेवलपिंग नेशन का WTO का मेंबर बनने का ना बड़ा ही लिमिटेड बेनिफिट है। आपसे पूछा गया क्यों, सर यही पैराग्राफ आंसर। आपने पहला पॉइंट लिखना है, मेजर वॉल्यूम जो इंटरनेशनल ट्रेड का है वो डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में हो रहा है, तो डेवलपिंग कंट्री फायदा नहीं उठा पाती। कल भी मैंने एक बात बोली थी, WTO का मेंबर बनने की पहले शर्त होती है ग्लोबलाइजेशन। आप अपनी इकोनॉमी को ओपन करोगे तभी WTO का मेंबर बन पाओगे। तो बाबू यू आर फोर्स्ड टू ओपन योर इकोनॉमी फॉर द डेवलप्ड नेशन। आपने बेटा अपना इकोनॉमी को तो ओपन अप कर दिया, ओपन अप करना मतलब ग्लोबलाइज कर दिया, डेवलप्ड नेशन का भी वेलकम कर दिया। पर बेटा जब भी आप डेवलप्ड नेशंस में जाते हो तो यू फील सम बैरियर, और वो बैरियर क्या बेटा बड़ा स्मार्टली प्ले करते हैं डेवलप्ड नेशन। ठीक है जी। बीच में एक बात भी आई थी एग्रीकल्चर सब्सिडी की, पता नहीं आपने नोटिस करी कि नहीं करी, मैं समझा देता हूँ क्या करते हैं डेवलप्ड नेशन। वो इंडिया ने ना मान लो वीट बहुत सस्ता बना दिया, ठीक है। मान लो ये वीट इन्होंने प्रोड्यूस कर दिया 3 रुपए पर केजी, ठीक है। और यूएसए में ये चीज हो रही है 6 रुपए पर केजी, ठीक है। आप क्या चाहते हो, अगर WTO के हिसाब से देखें फ्री ट्रेड इन गुड्स, फ्री ट्रेड का मतलब क्या, जो सस्ता बनाएगा वो सस्ता बेचेगा। किसको बेचना चाहिए सस्ता, किसी को सस्ता बेचना चाहिए। और वो डेवलप्ड नेशन के पास ना बड़े सारे हथियार हैं। अब मान लो कोई प्रोडक्ट आपने कॉम्पिटिटिव बना भी दिया ना, पर फिर भी आप रेस्ट्रिक्शन फेस करते हो बेटा अगर डेवलप्ड नेशन में जाते हो, ये कैसी दिक्कत है भाई। ये ना टैरिफ नहीं दिखाते। अब टैरिफ तो WTO की नजर में आ जाएगा, पकड़े जाओगे, WTO आपको बैन कर सकता है। तो ये करते क्या है, क्योंकि ये डेवलप्ड नेशन है, इनके पास फाइनेंसिस के तो कोई इशू ही नहीं, इनके देश में उतनी समस्याएं नहीं जितनी हमारे देश में। हमारी गवर्नमेंट को तो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट ने जान ले रखी है, जितना कमाते हैं सब इससे नहीं खत्म हो जाता है। पर इनके पास वो समस्याएं नहीं। वो इनका ये डेवलप्ड नेशन है, ये क्या करते हैं अपनी ही सिटीजन्स को सब्सिडीज ऑफर कर देते हैं, चोरी छुपे छुपा छुपा के, कि आपने क्या करना है वहां से नहीं बाय करना, ठीक है जी। हम प्रोड्यूसर को ही सब्सिडी दे दी कि हमने आपको सब्सिडी दे दी 3 रुपए किलो। अब आपका कितने रुपए का रह गया, 3 रुपए किलो। आप पूरे अमेरिका में 3 रुपए किलो बेचना, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं। इंडिया से अगर प्रोडक्ट इंपोर्ट भी हुआ 3 का तो वही था, 10-12-20% कस्टम तो लगेगा ही लगेगा। वो कस्टम लगा महंगा हो गया, रास्ते का किराया बढ़ा, तो कम से कम भी अगर मैं बोलूँ तो लगभग 3.5 रुपए के लगभग का यहाँ पहुंचेगा। आपने पहले ही यूएसए के प्रोडक्ट को 3 रुपए किलो कर दिया, बिकेगा इंडिया का प्रोडक्ट, बिकेगा ही नहीं। तो बात बड़ी सिंपल सी है कि आपने तो अपनी इकोनॉमी खोल दी डेवलप्ड नेशन के लिए, लेकिन बेटा आपको इतना अच्छे से एक्सेस नहीं मिल पाया डेवलप्ड नेशन का। वो प्रोडक्ट जहां आपकी कॉम्पिटिटिवनेस भी है, जो प्रोडक्ट आपने कॉम्पिटिटिव भी बना लिया, जो कंपटीशन कर सकता था डेवलप्ड नेशन में, कहीं ना कहीं बेटा वो प्रोडक्ट भी कन्फ्रंट करता है किसी ना किसी प्रोटेक्शन को। दिखाई दे रहा है वो प्रोटेक्शन यहाँ पर सब्सिडी है कि आपको झेलना पड़ता है वहां एंट्री लेने के लिए बहुत कुछ। तो इसलिए आपको जो बेनिफिट्स मिले ना वो WTO का मेंबर बनने की वो बहुत लिमिटेड मिले। समझ आई बात अच्छे से? बाबू चैप्टर खत्म हो गया है, बस अब जितना मैंने आज करा है वो लिखने वाली बात है। बिल्कुल खत्म हो गया चैप्टर। 4 चैप्टर लंबे चौड़े सबसे मुश्किल करा, खत्म हो गए।
ठीक है जी, अब आसान 4 चैप्टर रह गए हैं और अभी भी मेरे पास लगभग 1.5 महीना है। ठीक है जी, उससे पहले पहले ही कर लेंगे, 30 सितंबर से पहले पहले ही सिलेबस खत्म। ठीक है जी, लिखना शुरू करते हैं, लिखना फटाफट से मेरे साथ साथ।
बाबू यहाँ तक लिख लो, फिर आगे लिखता हूँ मैं आंसर।